श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर नई टिहरी जिला जेल में विधायक किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद उनियाल ने श्रीदेव सुमन को श्रद्धांजलि दी। सभी ने श्रीदेव सुमन की बेड़ियों के साथ जेल में कैदियों के द्वारा बनाई गई रिंगाल की शानदार टोकरियों, धूप बत्तियों का अवलोकन किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद श्रीदेव सुमन के परिजनों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। शहीद श्रीदेव सुमन जी के आज श्रद्धांजलि के लिए मेरे को पूरा जिला प्रशासन की ओर से शत नमन। और मैं उनसे आज जो उनकी परिवार वालों ने जो हमें उनके कथा के बारे में हमें बताया भी है, उससे हमें एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है कि अगर हमारे अंदर जीवटता रहे तो हम किसी भी चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही आज इसी दिवस पे हमारे जेल प्रशासन द्वारा भी जो हमारे अंदर कारागृह में जो बंदी हैं उनके द्वारा जो रिंगाल के माध्यम से या अन्य संसाधनों से जो अगरबत्ती बनाए गए हैं, उसका भी आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। सबसे बड़ा योगदान श्रीदेव सुमन जी का सबसे बड़ा जो योगदान है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी विनय लक्ष्मी सुमन जी को जो है पढ़ाने का निर्णय लिया, यहाँ तक कि हरिद्वार तक जहाँ भी उच्च शिक्षा मिल सकती थी। और उस समय बेटी बहुओं का पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल काम था, तो उनका सबसे बड़ा योगदान जो है इस नारी शिक्षा के क्षेत्र में, आम व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ जिस तरह से आम नागरिक पर उस समय तरह तरह की जातियाँ हो रही थी, उसमें उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। 84 दिन तक जो है वो आमरण अनशन करना वो हर किसी के बस का बात नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के अनुसार जो है टिहरी जनपद उत्तराखंड और भारतवर्ष बने। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में भारत जोड़ो संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने जिले में 75 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम का समापन रुद्रपुर में होगा। कार्यक्रम को लेकर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन खापड़ू की मौजूदगी में पद यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गयी। शोषित समाज है, हर धर्म हर जाति के मजहब के बीचों में, बस्तियों में, गाँव में जाकर हम रात्रि विश्राम भी करेंगे, सहभोज भी करेंगे और संवाद भी स्थापित करेंगे। हर जिले में विधानसभा वार हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएंगी 9 अगस्त से, जिसका समापन 15 अगस्त को होना है। हिमालय बज़ ने देहरादून के अशोका स्पा एंड रिजॉर्ट्स में उत्तराखंड अचीवर्स अवार्ड 2022 की मेजबानी की। समारोह के दौरान कुल 16 प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के जरिए सभी बिजनेस ओनर्स और युवा उद्यमियों की हौसला अफजाई की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। थैंक्स टू हिमालयन बज़ फॉर दिस अवार्ड सेरेमनी। मेरे को जो अवार्ड दिया गया है, दैट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन एज अ यंग एजुकेशन काउंसलर ऑफ द ईयर। आई हैव बीन काउंसिल मोर देन 600 स्कूल स्टूडेंट्स, जो उनके शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्या करना चाहिए, किस चीज़ कैसे कर सकते हैं। प्लस आई हैव एसोसिएटेड विद मैनी NGOs ऑल्सो। सो इसके लिए हम लोगों को इस चीज़ के लिए नवाजा गया है। एंड आई पर्सनली थैंक्स टू हिमालयन बज़ टीम कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया एंड हमारे जो काम था उसको सराहने के लिए उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। ये जो अवार्ड आज हिमालयन बज़ ने दिया है हमें उत्तराखंड अचीवर्स का, दिस इज़ बेसिकली फॉर हमारी जो आज तक का जो हमारा काम है, जो हमारा मेहनत है इन द फील्ड ऑफ फैशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसके लिए उसे रिकॉग्नाइज़ करते हुए हमें हिमालयन बज़ ने ये अवार्ड दिया। तहे से धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड अचीवर अवार्ड्स जो मुझे आज मिला है। और खेल जगत में मैंने काफ़ी काम किया है और 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं, और 22 साल से मैं निरंतर लगातार राज्य खेल फुटबॉल में गतिशील हूँ और प्रगतिशील हूँ। इसमें मैंने खिलाड़ी बनाए हैं, कोच बनाए हैं, रेफरी बनाए हैं, और आज मुझे कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट अवार्ड मुझे से नवाजा गया। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उत्तराखंड अचीवर अवार्ड से भी नवाजा गया। मैं उनका ऑर्गेनाइजर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सो देखिए, बेसिकली जो उत्तराखंड अचीवर्स अवार्ड है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये हमारा 3rd एडिशन था। इसमें उत्तराखंड से जो लोग भी किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे वो यंग बिजनेसमैन हो, उनको हम सम्मानित करते हैं। तो इसमें टोटल 15 अवार्डी थे 2022 एडिशन में। उसमें मिस्टर रौनक जैन थे, जो तुलाज कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अमान इकबाल जो एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आरजू देवंगाना, और लाइक डॉक्टर्स थे, डॉक्टर मनोज पवार। तो मतलब हमारे पास हर फील्ड में काम करने वाले लोग हमने चयनित किए थे और उसको सम्मानित किया।
देहरादून में रंग बिरंगे पोस्टर और फ्लैग लेकर LGBT समुदाय ने प्राइड वॉक निकाली। प्रयोजन कल्याण समिति की ओर से ट्रांसजेंडरों ने तृतीय गर्भोत्सव रैली निकालकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। सभी ट्रांसजेंडर देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए और एस्टे हॉल, बेहल चौक, EC रोड, सर्वे चौक होते हुए रैली निकाली गई। प्राइड वॉक में कई लोगों ने हिस्सा लिया और सेलिब्रेशन ऑफ लव इक्वलिटी का मैसेज देने की कोशिश की। आज ये प्राइड वॉक देहरादून में आई थिंक तीसरी बार के लिए हो रहा है और मेरी 58 प्राइड वॉक है जो हम लोग आज देख रहे हैं कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे लोग और बहुत सारे एलाइज जो ज्वाइन किए प्राइड वॉक। ये वॉक सेलिब्रेशन ऑफ लव इक्वालिटी है। आप देखेंगे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट पास किया जहाँ ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन दिया गया था, बट 8 साल डाउन द लाइन अभी भी बहुत जगहों पर ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। सबको अपनी इच्छा से जीने का अधिकार होना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत जीवन जैसे चाहे कोई व्यक्ति उसको जीने का अधिकार होना चाहिए और दूसरे का से नहीं होना चाहिए, दूसरे के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम के द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला होगा। मेयर जोगिंदर रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो कि वाटर लेवल को भी बढ़ाएगा। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं वाटर लेवल को बढ़ाएगा। किच्छा में उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा और उजाला सिग्नल सेंट्रल के सहयोग से निशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खटीमा विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने किया। उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा के अध्यक्ष दानिश इकबाल अहमद ने बताया कि सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लगभग 300 मरीजों का चेकअप किया और कैंप में 100 लोगों की निःशुल्क शुगर जाँच की गयी। सोसाइटी द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है, जाँचें हो रही हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए कि जिससे कि समाज में जो लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जो कोई जानकारी का अभाव है, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उनको सुविधा मिल सके और उनका इलाज हो। वैसे प्रयास समाज में होते रहने चाहिए। मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा इन युवाओं का, जिनके अंदर ये जज्बा है और ये काम लगातार कर रहे हैं और भी समय पर लोगों की ये मदद करते हैं, चाहे ब्लड देना हो, चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाई को लेकर सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे बधाई। इन दिनों आसमान से बरस रही बारिश उत्तराखंड के 13 जिलों में आफत बनकर टूट रही है। ऐसे में आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत नजर बनाए हुए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि भूस्खलन की वजह से बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में सड़क अवरुद्ध होने जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर समय रहते मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है। देखिए, अभी तो हमारा जोर इस पे है कि आप जल्दी से जल्दी रास्तों को खोल दें और जो स्थायी नुकसान हुआ है उसमें PWD और विद्युत और जल संस्थान इसको भी बना रहे हैं। एक मुश्त वो फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अभी व्यवस्थाएं ठीक से चलें, इस पे जोर है। इसमें विशेषकर बागेश्वर और पिथौरागढ़ थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सड़कें भी ज़्यादा अवरोध इसमें हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं, यद्यपि वो खुल जाते हैं। चंपावत में भी इनफैक्ट पूर्व में जो अवरोध आए थे उनको खोला गया है। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन करवाना होगा। बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले DGP अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के DIG नीरेश आनंद भरणे ने बताया कि मकान मालिकों के साथ साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा करवाने होंगे। अभी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है या कई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है, रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है, तो ये अपना जहाँ वो काम कर रहा है उसके पुलिस स्टेशन में जाकर स्वयं ये जमा करेगा। अन्यथा उसके ऊपर जो है वो 83 के अंतर्गत, जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है चालान भी होगा, उसके ऊपर जो है पुलिस एक्ट 83 धारा के अंतर्गत जो है कार्रवाई भी की जाएगी।
केंद्र सरकार की जीएसटी को लेकर व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट को लेकर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जीएसटी के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर व्यापारियों का गुस्सा सरकार की जीएसटी प्रणाली पर देखने को मिला, जहां व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के नाम पर सरकार ने व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट कराने की बात की है, जो कि व्यापारियों का सरासर उत्पीड़न है। व्यापार जो करते हैं लोग बाग, वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को आशा होती है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, एक प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न है। 2 साल 3 साल लॉकडाउन रही, कारोबार बंद हो गए और उस पर बिक्री कम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रही है उससे भी व्यापार में बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब ये कह रहे साहब पहले बिक्री आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख की होगी, वो स्वाभाविक ही बिक्री कम होगी। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बिक्री कम क्यों हो रही है, इसके कारण ढूंढने चाहिए, विभागों को भी ढूंढने चाहिए, सरकार को भी ढूंढने चाहिए। लेकिन आम व्यापारी आज त्रस्त है, उनको सर्वे के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आज मीटिंग के माध्यम से भी उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की है। हम जल्दी ही जीएसटी के अफसरों को मिलकर इसका कड़ा विरोध जताएंगे। टिहरी बांध परियोजना के पंप स्टोरेज प्लांट की टनल में फ्रांस से लाई गई रनर को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। ये भारत में पहली और दुनिया की तीसरी रनर है। THDCIL के कार्यकारी निदेशक और PSP परियोजना प्रमुख LP जोशी ने बताया कि इसे टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट के निर्माण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले इस तरह की रनर फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ही लगी है। स्टोरेज प्लांट है, ये टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का एक कंपोनेंट है, जिससे कि हम 4 मशीनें 250 मेगावाट की, ये जो मशीनें हैं, ये हिंदुस्तान में पहली मशीन लग रही है जो कि वेरिएबल स्पीड पे है। इसकी स्पीड हर हेड पे अलग हो जाती है, ताकि इस जो मशीन की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर सकें। तो ये इसकी कमीशनिंग के संदर्भ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बेसिकली ये रनर है जो कि घूमता है, जो जब पानी इससे टकराता है तो ये घूमता है और ये अपने साथ जो रोटर है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है उसको भी घुमाता है अपने साथ। बेसिकली इसके अंदर जो मशीन है वो दोनों मोड में काम करती है, एज ए पंप भी काम करता है और एज जनरेटर भी काम करता है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि टिहरी जैसी जनपद में ये एक हिंदुस्तान के अंदर पहली मशीन है जो लग रही है, वेरिएबल स्पीड मशीन और रिवर्सिबल पंप टर्बाइन। और अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जो GE पावर एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसके द्वारा सप्लाइड है और उनकी तीसरी मशीन है। अगर इंटरनेशनली देखें ये तो तीसरी मशीन यहाँ पे टिहरी में लगा रहे हैं। टिहरी जिला जेल के अधीक्षक अनुराग मलिक की पहल पर 25 जुलाई को जिला कारागार नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया। जेल अधीक्षक अनुराग मलिक ने कहा कि जेल के मैनुअल के अनुसार बंदियों के लिए स्मोकिंग की परमिशन होती है, लेकिन कई बंदी गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान से परहेज रखते हैं, जिसके चलते उन्होंने उच्च स्तरीय अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की और नो स्मोकिंग की अनुमति भी दी। निर्णय लिया है कि टिहरी जेल को हम नो स्मोकिंग जोन के तौर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। टेक्निकली जेल मैनुअल बोलता है कि आप बंदियों को बीड़ी और तंबाकू अलाउड होता है, लेकिन मेरी अपने अधिकारियों से बात हो चुकी है IG मैम से और हमारा प्लान ये है कि 25 जुलाई से ही जेल को हम नो स्मोकिंग जोन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाहर जो मुलाकाती पहले तंबाकू गुटखा लेके आया करते थे वो लेना हमने ऑलरेडी बंद कर दिया है। चूँकि बीड़ी जैसी चीज़ एकदम से छोड़ी नहीं जा सकती, तो बंदियों को 15 दिन का हमने समय दिया है। 15 दिन को इनको बोला गया है कि अपने आप ही धीरे धीरे करके आप उस चीज़ की क्वांटिटी को कम कर लीजिए। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि पर चंबा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कॉर्मेल स्कूल चंबा के छात्र छात्राओं ने नगर से नई टिहरी जिला कारागार तक प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। श्रीदेव सुमन जी के इस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम टिहरी जेल पहुंचे। हमारे बच्चे और शिक्षकगण मिलकर जुलूस के रूप में टिहरी जेल की ओर निकले और साथ ही साथ वहां कार्यक्रम सुमन जी की श्रद्धांजलि के और उसके इस पुण्यतिथि पर हमने मनाए और उसके बारे में भाषण भी किए काफ़ी बच्चों ने। और साथ ही साथ चंबा चौक में भी हमने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस तिथि को, इस महान व्यक्ति को, हमारे पूजनीय श्री सुमन देव जी का स्मरण किया और उनका सम्मान किया और उनका आदर किया।